वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। NG 503 का लेसन नंबर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। यूज़ ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश। टॉपिक नंबर 171, टीचिंग लिटरेचर फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अच्छा जी, लिटरेरी टेक्स्ट क्या होता है? ये जो पोइम्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, या जो इस तरह डायलॉग्स हमें एक दे दिए जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, जिसके ज़रिए हमें कुछ सिखाने की या कोई मॉरल स्टोरी हमें इस तरह बताई जाती है, तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं लिटरेरी टेक्स्ट में। और इसमें लिटरेचर भी उसकी एक कैटेगरी है, मतलब लिटरेचर ही होगी नहीं ये। तो जो उनका आप कहना है कि लिटरेचर जो है वो भी कारआमद साबित होती है इंग्लिश सिखाने में, इंग्लिश टीचिंग में। ये भी एक कारआमद चीज़ है बच्चों को लिटरेचर पढ़ाना। लिटरेचर कैन हेल्प डेवलप एन ओवरऑल इंक्रीज इन रीडिंग प्रोफिशिएंसी MCQs। ठीक है। अच्छा जी, अब उनका ये कहना है कि पीछे हमने क्या पढ़ा, इंग्लिश एज एन अकेडमिक, इंग्लिश फॉर अकेडमिक पर्पस एंड इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो उनका कहना है जो लिटरेचर होता है ना, हर एक कल्चर का, हर एक जो स्टोरी होती है वो किसी ना किसी कल्चर से इन्फ्लुएंस होके बनाई जाती है। ठीक है। तो फाइनली द लिटरेचर ऑफ एवरी लैंग्वेज इज सिचुएटेड इन द कल्चरल मिले ऑफ द सोसाइटी के वो जो सोसाइटी है उसकी ही किसी ने, जिस सोसाइटी में वह रहता है उससे ही इन्फ्लुएंस हो के उसी के कोई कल्चर उसने बीच में डाला है। और लिटरेचर जो में होता है, स्टोरीज़ होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, या पोइम्स कह लें, जो भी कह लें, पोइट्री कह लें जी, वो कल्चर से इन्फ्लुएंस होके बनाया जाता है। तो जब आप इस तरह बात करते हैं ना कि हमने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड इंग्लिश टीचिंग को पढ़ाना है, तो वो इंटरनेशनल अगर वे में कहें तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत उनके बैकग्राउंड मुख्तलिफ होते हैं। वो हर कोई इस तरह ना समझ नहीं सकता कि ये कौन से कल्चर से, इसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है इस स्टोरी का। ठीक है। तो अगर वो स्टोरीज़ आप उनको पढ़ाएंगे उन बच्चों को जिनका वो कल्चर ही नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे? उनके ऊपर बजाय वो सीखने के, उनका कहना है वो बर्डन डालने वाली बात है। जैसे कि उनका कहना है द सच लिटरेरी टेक्स्ट विल कंटेन अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ concept which would burden rather than facilitate the acquisition of the target language for a non-native student। ठीक है कि इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस और ESP, ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हैं। ठीक है। इसमें आपकी फील्ड के हवाले से या आपकी एकेडमी के सब्जेक्ट के हवाले से आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप इंग्लिश टीचिंग की बात करें और उसमें आप क्या कह लें, या इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात कर लें, वो आप सिखाने जा रहे हैं और उसमें आप लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कुछ को जो स्टोरी पढ़ा रहे हैं उसका कोई ना कोई ऐसा कल्चर होगा, और वो कल्चर में भी बच्चे को ना पता हो, तो फिर वो बजाय के सीखने के इंग्लिश ना वो रुकावट पैदा करेगा। ठीक है। टॉपिक नंबर 172, रीजंस to apply literature to ESL teaching, English as a second language teaching। क्या रीज़न है? सबसे पहले तो उनका कहना है फर्स्टली लिटरेचर इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल ऑथेंटिक मटेरियल फॉर इट इज़ नॉट फैशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ टीचिंग आ लैंग्वेज। क्लियर है कि ये जो लिटरेचर होता है ये इसे वैल्यूएबल या ऑथेंटिक कहा जाता है, क्योंकि कोई राइटर इसे किसी, मतलब मॉरल स्टोरी हो गई जैसे कोई, तो वो एक जो मॉरल वो दे रही है वो ऑथेंटिक है, वो हमारी वो किसी कल्चर से या किसी बात से इन्फ्लुएंस हो के ही वो स्टोरी बनाई गई है, वो पोइट्री लिखी गई है। ठीक है। वो बनी बनाई चीज़ नहीं है, मतलब खुद से बनाई गई चीज़ नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट बुक है, वो खुद डिज़ाइन करता है ना, वो जो पब्लिशर है या वो जो राइटर है वो खुद डिज़ाइन करता है कि हमने ये बच्चे को ये पढ़ाना है। लिटरेचर में क्या होता है, स्टोरीज जो होते हैं तो राइटर लिखते हैं, वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं, कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं, वट एवर जो भी। तो वो उनका कहना है ये एक तरह से वैल्यूएबल और ऑथेंटिक मटेरियल होता है। ठीक है। और ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए नहीं बनाया जाता। ये राइटर जो है अपने दिल से लिखता है, वो चाहे कोई उसे लिटरेचर के तौर पर सिलेबस में डाल दे तो डाल दे, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ये नहीं लिखा जाता। ठीक है।
इन दिस परस्पेक्टिव द प्रोफेसर इज़ द ग्रैंड इनिशिएटर ऑफ इट्स यूज़, कि इस पर्सपेक्टिव में अगर प्रोफेसर जो होता है वो ग्रैंड इनिशिएटर होता है इसको इस्तेमाल करने का, मतलब वो ही बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाए, वरना कोई सीन नहीं है। Another important characteristic of literature is that no matter how old it is, its meaning does not remain static है जी। उसमें इनका कहना है कि चाहे जितना मर्ज़ी आपका जो है लिटरेचर पुराना हो, उसका मीनिंग एक सा नहीं रहता। वो हर कल्चर और हर दौर का बच्चा उसे अपने मुताबिक लेता है। इसकी मिसाल आप पोइट्री ले लें। जैसे पोइट्री, वो जॉन एलिया है ना, उसने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी है, काफ़ी उसकी ओल्ड पोइट्री है, पर यह कि अभी तक वो अप्लाई होती है इस मुआशरे पर, ठीक है। उसे लोग समझते हैं, अपने मुताबिक लेते हैं। आप पोइट्री कह लें, नॉवेल्स को छोड़ दें, ठीक है। सेकेंडली, द लिटरेचर ऑफर्स कल्चरल एंड लैंग्वेज इनरिचमेंट जी। जो लिटरेचर होता है इसके ज़रिए बच्चों को लैंग्वेज की इनरिचमेंट का पता लगता है कि किस तरह लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इन स्टोरीज़, इन पोइट्री, इन नॉवेल्स, जैसे मर्ज़ी आप कह लें। लैंग्वेज इनरिचमेंट के लिए यूज़ होती है और कल्चरल इनरिचमेंट के लिए भी, कि बच्चों को कल्चर पता लगते हैं डिफरेंट जगहों के। फाइनली, लिटरेरी टेक्स्ट कैन प्रमोट अ डीपर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। फाइनली जी, जो ये लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं, मतलब लिटरेचर वगैरह, इसके ज़रिए जो एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है, इन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है स्टूडेंट्स और टीचर दोनों की, मतलब दोनों का इंटरेस्ट बढ़ता है। एक वो बड़े क्या कहते हैं, स्टोरीज़ का आपको पता ही है कि टीचर भी बड़े मज़े से पढ़ाती है और बच्चे भी बड़े मज़े से पढ़ते हैं। वैन ने क्या किया, 6 रीज़न्स दिए लिटरेचर को यूज़ करने के सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में। वो क्या क्या रीज़न है? प्रोवाइड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, के जी लिटरेचर के ज़रिए एक स्टोरी के ज़रिए आप कोई चीज़ अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट ये प्रोवाइड करती है। इन्वॉल्व अ प्रोफाउंड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, डायलॉग्स एंड प्रोज। हाँ जी, आपको स्टोरीज़ के ज़रिए या लिटरेरी टेक्स्ट के ज़रिए बहुत सारी वोकैबुलरी, नए वर्ड या पुराने वर्ड सुनने को मिलते हैं। डायलॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, प्रोज आपको देखने को मिलते हैं। अपील टू इमेजिनेशन एंड इन्हेंस क्रिएटिविटी जी, बच्चों की इमेजिनेशन में ये बड़े कारआमद साबित होती है। डेवलप्स कल्चरल अवेयरनेस जी, वो स्टोरी जिस कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर लिखी गई है या जिस कल्चर में लिखी गई है उसकी अवेयरनेस होती है बच्चों को। इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, के जी एक अगर मॉरल स्टोरी है तो उसके हवाले से भी वो अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग फिर इनकरेज होती है। वो उस बात पे नज़रसानी करता है, उसके दिमाग में घंटियाँ बजती हैं कि अच्छा लालच बुरी बला है, अमल करे ना करे। इट इज़ इन लाइन विद CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 173, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सूटेबल लिटरेरी टेक्स्ट। अच्छा जी, उनका कहना है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक सूटेबल लिटरेरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। पहली बात तो ये कि उनका कहना है कि आपको इतने ऐसे लिटरेचर बच्चों को नहीं पढ़ानी जिसमें बहुत आउटडेटेड वर्ड्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत पुराना लिटरेचर उठा के नहीं बच्चों को दे देना इंग्लिश के सीखने के लिए, वो इस तरह उन पर बर्डन डलेगा बजाय कि वो सीखने के। दूसरा उनका कहना है सिलेक्टिंग लिटरेरी वर्क्स दैट आर रिलेटिवली ईजी टू रीड इज़ अ की टू यूजिंग लिटरेचर इन एन ESL कोर्स। के जी की यही है, मेन पॉइंट यही है कि उन्हें लिटरेचर पढ़ाया ही इसलिए जाए कि वो जी क्या कह रहे हैं, उनको उनकी रीडिंग प्रोफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो। ठीक है, अगर आप इतना हाई फाई किस्म का टेक्स्ट दे देंगे तो भी उनको बर्डन होगा। अगर आप बिल्कुल ही इजी उन्हें बच्चों वाला टेक्स्ट दे देंगे तो भी उनको चैलेंज वाली कोई बात नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा उनका। तो उनका कहना है बच्चों को उनके लेवल के मुताबिक थोड़ा सा जिसे कहना है चैलेंज का एलिमेंट बीच में रखें, थोड़े से मुश्किल अल्फाज वाला टेक्स्ट उनको दे दें। ठीक है, कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी हो और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, और जी उनका कहना है कि कल्चरल कम्प्लेक्सिटी भी नहीं आपने देनी अपने टेक्स्ट में, मतलब कि आपने कोई
अजीब किस्म का ही कल्चर नहीं अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए बयान कर देना कि वो और ही बर्डन डले, ठीक है। इस बात पे भी आपने ध्यान देना है। इसके अलावा और बहुत सारी रीज़न है। उनका कहना है कि जी बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक, बच्चों की एज के मुताबिक, बच्चों की लेवल के मुताबिक उन्हें टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाए, बस जी। टॉपिक नंबर 174, लिटरेचर एंड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल। अच्छा जी, ELT टीचिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 4 स्किल्स पे ज़ोर दिया जाता है कि बच्चे को ये आए। वो कौन कौन सी हैं? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों के लिए उनका कहना है कि लिटरेचर जो है वो कारआमद साबित हो सकती है और होती है, ठीक है। अब उन्होंने लिटरेचर के हवाले से ज़मीन आसमान के खिलाफे मिला देने हैं। रीडिंग स्किल्स एंड लिटरेचर। अच्छा जी, अब जैसे कि हमको पता है कि जिस तरह हमें एक स्टोरी पढ़ाई जाती है और फिर हमें उसके बाद में उसका कहते हैं कि मेन आइडिया क्या है, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर ये क्या कहते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, मैट्रिक के आई थिंक बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है ये। वो एक कम्प्रीहेंशन होती है, वो हमें दे दी जाती है, तो उसके बाद में वो मेन आइडिया पूछते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जी उनका कहना है रीडिंग स्किल्स लिटरेचर की मदद से इस तरह भी बेहतर हो सकती हैं। लिटरेचर एंड राइटिंग, जी हमें जो है डायलॉग्स वगैरह लिखने सिखाए जाते हैं और ऐसे लिखने को दे दिया जाता है। तो लिटरेचर की मदद से, या समरी होती है ना, पूरा वो क्या कहते हैं, चैप्टर पढ़ा के हमें कहा जाता है कि इसकी समरी लिखें। तो जी लिटरेचर की मदद से आपकी राइटिंग स्किल्स इस तरह बेहतर कर सकते हैं वो। लिटरेचर, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। टीचर जो होती है वो आपको ऑडियो या वीडियो, कोई भी इस तरह लिटरेरी वर्क आपके सामने रखती है, आपको उससे आपको क्या कहते हैं, सुनवाती है, दिखाती है। इस तरह जी वो आपको मदद करते हैं कि आप इमिटेट कर सकें, देख सकें कि लोग कैसे बोलते हैं, लोग कैसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो जी इसकी मदद से आप प्रोनाउंसिएशन आपकी बेहतर हो सकती है। इस तरह आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल इस तरह बेहतर हो सकती हैं लिटरेचर की मदद से। इस तरह जी ड्रामा भी आ जाता है। जी आपको ये एक्टिविटी कोई करवा दी जाती है जिसमें आपके सामने एक ड्रामा रख दिया जाता है और फिर बच्चों को कहा जाता है जी रोल प्ले करें, ठीक है। कम्युनिकेशन करवाई जाती है, इंट्रैक्शन करवाया जाता है। तो इस तरह जी आपकी लैंग्वेज बेहतर होती है। ग्रुप एक्टिविटीज़, इसी तरह बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसमें लिटरेचर की बहुत मदद हासिल होती है। टॉपिक नंबर 175, बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट जनर्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के डिफरेंट जनर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इसमें पोइट्री होती है, स्टोरीज़ होती हैं, नॉवेल्स होते हैं। तो जी सबसे पहले पोइट्री पे आ जाएं। पोइट्री क्या है, सबसे पहले ये MCQs देख लें। इट इज़ मेटाफोर दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड पोइट्री। कि जो मेटाफोर एक कैटेगरी है ना, ये जो अपने उर्दू में नाम नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था, ये जिसे मुशाबहत देते हैं, जैसे कि कोल्ड एज आइस, ठीक है। इस तरह होता है ना कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुशाबहत दे के बताना, तो ये जी मेटाफोर कहलाते हैं। तो उनका कहना है ये जो मेटाफोर एक कैटेगरी होती है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट है लर्निंग और पोइट्री के मामले में, कि पोइट्री में ज़्यादातर मेटाफोर्स बहुत यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू सैरक, द बेनिफिट्स ऑफ पोइट्री आर प्रोवाइड्स reader with a different viewpoint toward language use beyond the known usages and rules of grammar syntax। जी इसमें जी एक लर्नर को ना, या रीडर को एक डिफरेंट व्यू पॉइंट दिखाया जाता है लैंग्वेज का। जैसे एक स्टोरी में हम पढ़ते हैं ना, ये उससे बहुत हटके होती है। ये बस एक छोटी सी तहरीर होती है, एक छोटी सी लाइन होती है जिसमें चाहे पोइट्री या है पोइट पता नहीं क्या मीनिंग उसे उस एक छोटी सी लाइन के से ज़रिए ज़ाहिर कर दे, ठीक है। तो ये डिफरेंट व्यू पॉइंट दिखाती है रीडर को, और लैंग्वेज के डिफरेंट इस्तेमाल दिखाती है, यूसेजेस और डिफरेंट सिंटैक्स के तरीके के। जुमला इस तरह भी लिखा जा सकता है, तहरीर इस तरह भी लिखी जा सकती है, ग्रामर इस तरह भी लिखी जा सकती है। इवोक्स फीलिंग्स एंड थॉट्स इन हार्ट एंड इन माइंड, जी ये तो ऑब्वियस सी बात है। मेक्स स्टूडेंट्स फेमिलियर विद फिगर्स ऑफ स्पीच,
कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिसके ज़रिए जिससे रोशनास करवाती है पोइट्री हमें। वो कौन कौन से हैं, जैसे स्माइल, मेटाफोर, आयरनी, इमेजरी, ये सारे इस तरह के चीज़ें हैं। यूजिंग शॉर्ट स्टोरीज टू लैंग्वेज टीचिंग। जी MCQs देख लें। शॉर्ट फिक्शन इज़ आ सुप्रीम रिसोर्स फॉर ऑब्जर्विंग नॉट ओनली लैंग्वेज बट लाइफ इटसेल्फ। MCQs। अब जी आगे ये जितना भी है ये जी उसके ज़मीन आसमान के किलाबे में लाए हुए हैं कि जी उससे ये मदद मिलती है या ये फ़ायदा होता है लर्नर्स को। तो ये आपने ख़ुद पढ़ने हैं, कोई इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने इसे एक रीड देनी है बस, ठीक है। यूजिंग नॉवेल्स टू लैंग्वेज टीचिंग। जी जिस तरह पोइट्री मदद देती है, जिस तरह शॉर्ट स्टोरीज़ हमें मदद देती हैं, नॉवेल्स के भी कुछ फ़ायदे हैं, ये जी आपने एक बार पढ़ लेने हैं ख़ुद। टॉपिक नंबर 176 पाकिस्तानी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज क्लासरूम एंड टीचर लिटरेचर। पाकिस्तानी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज की क्लास में क्या होता है। सबसे पहले तो उनका कहना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल्स पे पाकिस्तान में लिटरेरी टेक्स्ट हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनका कहना है मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज कोर्सेज बिलोंग्स टू क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर। के जी हमें हमारी टेक्स्ट बुक में भी और हमारे कोर्स क्लासेस में भी, इंग्लिश के कोर्स क्लासेस में भी हमें क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाता है। जैसे कि वो द ओल्ड मैन एंड द सी है ना, और वो आई थिंक द प्रिंस, क्या था नाम उसका, द ओल्ड प्रिंस नहीं, द चार्मिंग प्रिंस, मुझे नाम नहीं याद क्या था, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे उसका याद। वो जिसके क्या कहते हैं, जिसके ऊपर सोने का बना होता था, कि उसकी फायर की थी और रूबी था उसके तलवार के म्यान के अंदर, तो जो भी ज़रूरत होती थी जिसे वो उसे एक एक करके देता जाता था, ठीक है। ये जी सारे क्लासिकल इंग्लिश टेक्स्ट हैं जो कि हमें पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जी अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश में हमें क्या पढ़ाया जाता है। नॉवल, प्रोज एंड ग्रामर एंड कंपोजिशन आर पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश। MCQs। अच्छा जी, अब उनका इस पूरे पैराग्राफ में जो नीचे है उनका कहना है कि जब शुरू में एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि कोई भी लिटरेचर जो होती है वो एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर रख के बनाई जाती है, और हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, और फिर भी हम उनके अंग्रेज़ों के बनाए हुए क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं, उनकी बनाई गई स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उनके लिटरेचर हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिखाना नहीं है, ये हमें इंग्लिश सिखाई नहीं जा रही है, बल्कि हम पे बर्डन है। तो जब ये एक बात कह दी गई है, फिर क्यों यह इस तरह हो रहा है, तो उनको वो कह रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में, जी ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर उनको प्रोवाइड करना चाहिए पाकिस्तानियों को। बस ये बात उन्होंने कह दिया है और हमने सुन ली है और इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। बस इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।